जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का ऑल फार्मूला देखेंगे, यानी वास्तविक संख्या से लेकर प्रायिकता तक, अर्थात एक चैप्टर से लेकर 14वां चैप्टर तक जितने भी फार्मूला हैं सारे फार्मूला को हम एक ही वीडियो में जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 अंक दिया जाता है और इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं पूछा जाता है, यानी सिर्फ बनाने वाला प्रश्न आता है। तो जिसमें सबसे पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में हम लोग क्या पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, तो ये होता है ए बराबर वी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ए किसे कहते हैं, तो भाज्य को कहते हैं, और बी किसको कहते हैं, भाजक, और आर किसको कहते हैं, तो शेषफल को कहते हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन होता है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जीरो जीरो से बराबर या उससे बड़ा होता है आर यानी शेषफल, और शेषफल से बड़ा होता है बी यानी भाजक बड़ा होता है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एस सी एफ ए कोमा बी इंटू एल सी एम ए कोमा बी ये इक्वल होता है ए क्रॉस बी, यानी दो संख्याओं का एस सी एफ और एल सी एम को गुना करते हैं तो वही दो संख्याओं को गुना करने पर वो क्या आता है, बराबर आता है। उसके बाद हम लोग वास्तविक संख्या में क्या पढ़े थे, दशमलव प्रसार। तो ये दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में सिर्फ परमेय संख्या आते हैं और अशांत दशमलव प्रसार में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों आते हैं। और परमेय संख्या किसको कहते हैं, जो अशांत आवर्ती यानी एक ही संख्या, जैसे 1.33 आता है तो उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। जैसे कि 1.23 उसके बाद दूसरा यानी अन्य संख्या आता है तो उसे अशांत अनावर्ती यानी एक संख्या रिपीट नहीं होता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि परमेय संख्या को पी बाई क्यू से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। और यहाँ पर शांत और अशांत के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर अगर परमेय संख्या यानी पी बाई क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m 5 पर पावर यहाँ पर हो जाएगा n, या 2 पर पावर n और या 5 पर पावर n हो तो पी बाई क्यू का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। यानी अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड में यानी 2 आवे या 5 आवे या इसका एम पर पावर यानी कुछ भी, यानी 2 पर पावर 2 या 3 कुछ भी आवे तो वो क्या होता है, शांत होता है। और इसके अलावा यानी 2 5 के अलावा अगर 3 2 4 कुछ कोई अन्य संख्या आता है तो वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होता है, यानी शांत अशांत आवर्ती होता है। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर का क्या नाम है, बहुपद। तो बहुपद में हम लोग जानते हैं कि अगर एक घात रहता है तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, अगर दो घात रहता है तो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, अगर तीन घात रहता है तो उसे त्रिघाती। अगर मान लेते हैं कि अगर n घात रहेगा तो उसे उसमें कितना घात रहेगा, तो n, और उसे क्या कहते हैं, n घाती बहुपद कहते हैं। और उसके बाद यह बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और इसमें घातों की संख्या कितनी होती है, दो, यानी नाम से ही स्पष्ट है द्विघाती, यानी जिसमें दो घात होता है उसे ही क्या कहा जाता है, द्विघाती बहुपद कहा जाता है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, अगर द्विघाती बहुपद के लिए अगर उसका व्यापक रूप पूछेगा तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यदि इसका दो शून्य का अल्फा तथा बीटा हम लोग मान लेते हैं, यानी अल्फा और बीटा दो शून्य के इसका माने हैं, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, यानी इसमें माइनस लगा देंगे और उसके नीचे एक कर देंगे। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है। क्योंकि हम लोग फार्मूला का रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग इन सभी को उतना विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर त्रिघाती बहुपद में आते हैं तो त्रिघाती बहुपद का नाम से ही स्पष्ट है कि तीन घात होगा, तो यहाँ पर थ्री घात है अधिकतम, तो इसका व्यापक रूप होता है एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। यदि अगर इसका शून्य तीन मान लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा, तो यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, ये माइनस बी बाय ए। और एक एक शून्यकों का योगफल का क्या होता है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू गामा इंटू अल्फा, ये क्या होता है, सी बाय ए। और ये तीनों शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस डी बाय ए। उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था, उसी प्रकार एक विभाजन एल्गोरिथम होता है जो बहुपद में लगता है। वो क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। तो यहाँ पर पी एक्स किसे कहते हैं, यानी भाज्य को क्या कहते हैं, पी एक्स कहते हैं। यानी जिसमें भाग देते हैं उसे पी एक्स कहते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसे जी एक्स कहते हैं, और जो भागफल आता है उसे क्या कहते हैं, क्यू एक्स कहते हैं, और जो शेषफल आता है उसे आर एक्स कहते हैं। उसके बाद तीसरा चैप्टर क्या है, तो तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब क्या होता है, तो युग्म मतलब जोड़ा होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाम से स्पष्ट है, दो चर, इसमें दो चर होना चाहिए और वो रैखिक समीकरण होना चाहिए। यानी एक रैखिक समीकरण का अर्थ क्या होता है कि जिसका घात एक हो, उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यानी इसमें दो चर है तो इसलिए यहाँ पर दो चर है, एक एक्स है, एक दूसरा क्या है, वाई है। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, जहाँ ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। यानी ए और बी का मान जीरो हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि अगर जीरो लेते हैं तो यहाँ पर एक्स और वाई खत्म हो जाएगा, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं हो पाएगा। तथा ए बी सी वास्तविक संख्या, यानी यह क्या है, कांस्टेंट, यानी वास्तविक रियल नंबर है। उसके बाद हम लोगों ने जाना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी इसका हल अनंत होता है, यानी अनेक हल होता है। उसके बाद है रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखीय होता है, यानी एक ही, यानी सीधी रेखा में इसका ग्राफ होता है। जैसा कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, समीकरण x प्लस टू इक्वल टू सेवन के कितने हल होंगे, तो इसका कितना हल होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका घात एक है, ये रैखिक समीकरण है, इसलिए यानी इसका एक हल होगा। अगर यहाँ पर एक्स वाई रहता है तो इसका हल कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर हमने दूसरा एग्जांपल लिया है, समीकरण एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेवन के हल होंगे, यानी इसका कितना हल होगा, तो यहाँ पर अनंत होगा, क्योंकि यहाँ पर दो चर है, यानी एक्स और वाई है, इसलिए इसका हल अनंत होगा। और उसके बाद क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी किसको कहते हैं, तो समीकरण ए वन एक्स प्लस बी वन यहाँ पर हो जाएगा वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो के रूप में समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यानी अगर इस प्रकार आता है तो इसे ही क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें दो चर है इसलिए इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जहाँ पर ए वन ए टू बी टू ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता, और जितना भी ए वन बी वन सी वन और यहाँ पर ए टू बी टू और सी टू ये क्या है, वास्तविक संख्या है, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है, इसका हल जो इसका गुणांक होता है, यानी ए वन और ए टू और बी वन बी टू सी टू इस पर निर्भर रहता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो के हल इनके गुणांकों के अनुपात पर निर्भर करते हैं। अगर इसका यानी अनुपात, यानी ए वन बाय ए टू अगर बराबर नहीं होता है बी वन बाय बी टू के, तो वो क्या होता है, एक प्रतिच्छेदी रेखा होता है, और इसका ग्राफ क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है, और इसका सिर्फ एक ही हल होता है, यानी एक से अधिक हल नहीं हो सकता है। अगर वहीं पर यानी इसका तीनों अनुपात बराबर होता है, ये अर्थात ए वन अनुपात ए टू बराबर होता है बी वन बाय बी टू, ये भी बराबर होता है सी वन बाय सी टू, तो इसका आलेख होता है संपाती, यानी संपाती का अर्थ होता है एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा, और इसका हल अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और इसका तीसरा टर्म है ए वन बाय ए टू, ये बराबर होता है बी वन बाय बी टू, अगर अगर बी वन बाय बी टू ये बराबर नहीं होता है सी वन बाय सी टू, तो ये इसका आलेख क्या होता है, समांतर, यानी एक रेखा के दूसरे रेखा के समांतर होता है। ये समांतर रहेगा तो ये कभी नहीं प्रतिच्छेद करेगा, अगर प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा तो इसका हल नहीं होता है, यानी इसका कोई हल नहीं होगा, इसमें एक भी हल नहीं होता है। और इसका हल कितना होता है, एक होता है, और इसका हल अनेक होता है, यानी अनंत होता है, और इसका हल कोई नहीं होता है। उसके बाद जैसा कि हम लोग ने यहाँ पर ग्राफ के बारे में पढ़ा है, तो अगर प्रतिच्छेदी रेखा रहेगा तो उसका यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, अगर संपाती रेखा रहेगा तो एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर रहेगा, अगर समांतर रहेगा तो एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर रहेगा।
अगर प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो उसका हल क्या होता है, एक होता है, और जिसे हम लोग अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। और यानी इसका दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसका एक और केवल एक ही हल होता है। अगर ये प्रतिच्छेदी यानी इसका हल निकलता है तो उसे संगत कहते हैं और अविरोधी कहते हैं, क्योंकि इसका हल निकल गया तो इसलिए एक रेखा दूसरे रेखा का क्या है, विरोधी है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। और इसका हमने अनुपात पहले ही आपको बता दिया था कि A1/A2 ये इक्वल नहीं होता है B1/B2। उसी प्रकार अगर संपाती रहता है तो इसका हल क्या होता है, अनंत होता है। और ये भी यानी इसका हल होगा तो इसलिए ये संगत है, और एक रेखा दूसरे रेखा पर क्या है, आश्रित है, तो इसे आश्रित भी कहा जाता है। और इसका अनुपात क्या होता है, तीनों का बराबर होता है। उसी प्रकार अगर समांतर रहता है तो इसका कोई भी हल नहीं होता है और ये असंगत होता है, क्योंकि जिसका हल रहता है उसको हम लोग संगत कहते हैं और जिसका हल नहीं होता है उसको हम लोग असंगत कहते हैं और इसे विरोधी कहते हैं, क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा का क्या है, विरोधी, क्योंकि ये कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। और इसका अनुपात हमने पहले ही आपको बताया था कि A1/A2 ये बराबर होना चाहिए B1/B2 और ये बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2। और उसके बाद हम लोगों ने इसी चैप्टर में जाना था कि बीजगणित विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं। तो उसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर सकते हैं, और उसका दूसरा विधि क्या है, विलोपन, और इसका दूसरा नाम है विलुप्तीकरण। यानी इसको हम लोग प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं। अगर आपको यह तीनों विधि नहीं आता है हल करने के लिए तो इन तीनों वीडियो का लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने समरी के लिए यहाँ पर ये बना लिया है, और उसके बाद यहाँ पर चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म। यानी यदि अगर A1/A2 ये बराबर नहीं होता है B1/B2 तो ये क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है, और इसका हल कितना होता है, अद्वितीय, यानी एक हल होता है, और ये संगत होता है। और यहाँ पर ये इसको किस प्रकार दर्शाएंगे, प्रतिच्छेदी। अगर उसी प्रकार इस तीनों का अनुपात अगर बराबर होता है तो उसका हल अनंत होता है, ये संगत होता है और एक दूसरे पर आश्रित होता है। और उसके बाद यानी A1/A2 और ये बराबर होना चाहिए B1/B2। अगर ये बराबर नहीं होता है C1/C2 तो इसका कोई भी हल नहीं होता है, और ये जिसका कोई हल नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंगत, और ये एक दूसरे के क्या होता है, समांतर होता है। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लिया है, तो एक वास्तविक संख्या पढ़ लिया, दूसरा बहुपद, और तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमने पढ़ा है। उसके बाद चौथा चैप्टर क्या है, द्विघात बहुपद, तो उसको हम लोग जितना भी फार्मूला है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो अध्याय यहाँ पर कितना है, 4, जिसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का यानी इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, तो ऐसा समीकरण जो एक चर में हो और चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 हो, उसे क्या कह देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसका व्यापक रूप मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है AX² + BX + C होता है। यहाँ पर द्विघात समीकरण है तो इसलिए यहाँ पर बराबर में 0 दे देंगे, जहाँ A = 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर A और B C क्या है, एक वास्तविक संख्या है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने 2x² + 5x + C = 0 ये एग्जाम्पल लिया। उसी प्रकार यहाँ पर जिसका भी घात 2 होता है वो क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। और इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि है A² - B² बराबर क्या होता है, A + B × A - B। और उसके बाद AQ - BQ बराबर क्या होता है, A - B × A² + B² + AB होता है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर AQ + BQ रहता है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये होता है A + B × A² + B² - AB। अगर माइनस में रहेगा तो शुरू में ही माइनस लग जाएगा, अगर प्लस में रहेगा तो जहाँ पर यानी गुना हो जाएगा, यानी -AB हो जाएगा। अगर उसी प्रकार A पर पावर 4 - B पर पावर 4 रहेगा तो ये होता है A² + B² × A² - B² होता है। उसके बाद हम लोगों ने द्विघात समीकरण के बारे में जाने थे। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या होता है, तो ये होता है -B ± √2B² - 4AC/2A होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि यह भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर जो B² - 4AC होता है ये D के बराबर होता है, जिसको हम लोग विवेचक या विविक्ति कर कहते हैं। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, यानी अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि D का मान क्या होता है तो ये होता है B² - 4AC होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।
और उसके बाद किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल्य यानी अल्फा प्लस बीटा हो, वहाँ पर क्या था, द्विघात बहुपद था। अगर यहाँ पर द्विघात समीकरण आता है तो उसका समीकरण क्या निकालते हैं, तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। तो इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए तीन विधि होते हैं, जो कि होता है प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद दूसरा होता है विलोपन विधि और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। उसी प्रकार द्विघात समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर भी दो विधि है, जिसका सबसे पहला विधि है गुणनखंड द्वारा और दूसरा विधि है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। अगर आप भी नहीं आता है तो इस दोनों वीडियो का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो यहीं पर ये द्विघात जो समीकरण नामक चैप्टर था, यहाँ पर ये क्या होता है, समाप्त होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने 4 चैप्टर का फार्मूला समाप्त कर लिया, वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। उसके बाद 5वां चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। तो इसका जितने भी फार्मूला है उसको हम लोग जानेंगे अभी। तो यहाँ पर हम लोगों ने लेसन 5 जिसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इसमें समांतर श्रेणी में सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा अनुक्रम, जिसको इंग्लिश में हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। तो यहाँ पर अनुक्रम क्या होता है, तो संख्याओं का वैसा समूह जो किसी नियम के अनुसार लिखा गया हो, यानी संख्या का वैसा समूह जो नियम के अनुसार लिखा गया हो उसे क्या कहते हैं, अनुक्रम। अर्थात अगर 2-3 संख्या अगर लिखा हो तो उसके आगे की संख्या क्या आएगा हम लोग नियम के अनुसार बता सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, तो अनुक्रम कहते हैं। तो यहाँ पर जो अनुक्रम है इसका भी टाइप है, तो टाइप ऑफ सीक्वेंस, तो ये दो प्रकार के होते हैं, जिसका पहला प्रकार है परिमित अनुक्रम और दूसरा प्रकार है अपरिमित अनुक्रम। यानी परिमित अनुक्रम उसे कहते हैं जिसका अंतिम पद मालूम होता था पदों की संख्या सीमित हो, यानी जिसका अंतिम पद मालूम हो और उसमें जितना भी पद है उसको हम लोग गिन सकते हैं। और अपरिमित अनुक्रम किसे कहते हैं, तो जिसका अंतिम पद मालूम नहीं हो और जिसका पदों की संख्या असीमित हो, यानी उसका हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसे ही अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। जो एपी होता है इसका जो सबसे पहला पद होता है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, इसी प्रकार ये कोई रियल नंबर है, यहाँ पर जो इसका पहला पद है, ये पहला पद इसको A1 या T1 से सूचित किया जाता है और इसको क्या कहते हैं हम लोग, पहला पद। उसी प्रकार यहाँ पर इसका दूसरा पद को हम लोग A2 से सूचित करेंगे, उसी प्रकार तीसरा पद को A3 से। अगर 10वां पद बोला जाता है तो A10 से सूचित करते हैं। उसके बाद आता है श्रेणी, जिसके हम लोग इंग्लिश में सीरीज कहते हैं। तो श्रेणी किसे कहते हैं, जब अनुक्रम के सभी पदों को आपस में जोड़ा जाता है तब उसे श्रेणी कहा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने सीक्वेंस पढ़ा था, अगर उसी सीक्वेंस को एक साथ जोड़ देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। जिस प्रकार सीक्वेंस 2 प्रकार का था, एक परिमित और अपरिमित, उसी प्रकार यहाँ पर श्रेणी भी तो 2 प्रकार का है, एक है परिमित श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या होता है, सीमित, और अपरिमित जिसमें पदों की संख्या असीमित होता है, उसे ही अपरिमित श्रेणी कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले अनुक्रम पढ़ा, उसके बाद श्रेणी पढ़ा और उसके बाद है श्रेणी, जिसको इंग्लिश में प्रोग्रेशन कहते हैं। तो श्रेणी क्या होता है, वैसा अनुक्रम जो किसी विशिष्ट नियम के अनुसार लिखा गया हो उसे प्रोग्रेशन कहा जाता है। श्रेणी निम्न प्रकार के होते हैं, यानी श्रेणी जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसका सबसे पहला नाम है समांतर श्रेणी, जिसको एपी से सूचित करते हैं। दूसरा नाम है गुणवत्तर श्रेणी, जिसको जीपी से सूचित करते हैं। और तीसरा नाम है हरात्मक श्रेणी, जिसको हम लोग एचपी से सूचित करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी, तो इसलिए हम लोग क्लास 10th में सिर्फ समांतर श्रेणी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो वैसा श्रेणी जिसमें पहले पद को छोड़कर ठीक अगले पद प्राप्त करने के लिए पिछले वाले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ा जाता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अनुक्रम यानी जो नियम के अनुसार लिखा गया हो और उसका अगले पद हम लोग जान सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर श्रेणी में भी समांतर श्रेणी में 2-3 पद दिया जाता है और उसका अगला पद हम लोग निकाल सकते हैं नियम के अनुसार। इसे ही क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी से सूचित करते हैं।
उसके बाद समांतर श्रेणी में पद आता है जिसका यानी दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे ही स्वरम अंतर कहा जाता है, यानी कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर। तो एपी के क्रमागत पदों के बीच के अंतर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसे सी या डी से सूचित किया जाता है, यानी इसको सबसे अधिक डी से ही सूचित किया जाता है। तो डी कैसे निकालते हैं? यानी दो पदों के बीच का अंतर, जैसे A2 - A1 करेंगे तो डी निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पर एपी का अगर 3 पद दिया जाता है तब वहाँ पर अगर यानी बीच वाले पद को कैसे निकालते हैं? तो इसका सूत्र होता है B = C+A/2 होता है। तो यानी अगर बी का मान निकालेंगे तो यानी दोनों पदों को जोड़कर और उसमें 2 से भाग लगा देंगे। अगर यहाँ पर एपी का nवां पद निकालना होता है तो nवां पद किस प्रकार निकालते हैं? जैसे अगर यहाँ पर A1 निकालना होता तो A+0D, अगर A2 निकालना होता है तो यहाँ पर A+1D, यानी A+D लिख सकते थे। अगर A3 निकालना होता तो A+ यहाँ पर एक घटा देंगे, तो यहाँ पर एक घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और 2D दे देंगे। तो इसी प्रकार एपी का nवां पद निकाल सकते हैं। तो यानी इसका सूत्र क्या होता है? AN बराबर क्या होता है? A+N-1 इंटू डी। यानी जैसे यहाँ पर अगर A10 रहता तो यहाँ पर A तो आएगा ही है, लेकिन 10 में एक को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 9 दिया। उसी प्रकार यहाँ पर हमने लिखा है A+N-1 इंटू डी, यानी इसमें एक ही घटाए हैं। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर क्या है? n है, तो n में यहाँ पर एक घटाएंगे तो 9 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर N-1 की है तो D आया। तो एपी का ये क्या हो जाएगा? nवां पद। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। एपी का जो लास्ट फार्मूला है जो सबसे वीवीआई है, जो कि सबसे पहला है कि यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यानी सर्वांतर कैसे निकालते हैं। दूसरे पदों में से पहले पद को घटा देते हैं तो वो डी का मान निकल जाता है। और एन कैसे निकालते हैं? A+N-1 इंटू डी। उसी प्रकार अगर सभी पदों का योगफल पूछा जाता है यानी SN पूछा जाता है तो इसका सूत्र होता है N/2 इंटू 2A+N-1 इंटू डी होता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो वहीं पर जो समांतर श्रेणी है वहीं पर ख़त्म होता है। तो हम लोगों ने 5 चैप्टरों का जितना भी फार्मूला है उसको अध्ययन कर लिया है। उसके बाद छठा चैप्टर का क्या नाम है? तो त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल का परिभाषा क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसमें कितने भुजा होते हैं? तो 1, 2 और 3 होते हैं। और इसमें कोण कितना होता है? तो कोण ए, कोण बी और कोण सी कितना होता है? 3 होता है। और शीर्षों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो शीर्ष यहाँ पर कौन हो जाएगा? ABC हो जाएगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर त्रिभुज में कुछ प्रमेय था जिसको हम लोग यहाँ पर अभी सिर्फ यहाँ रिवीजन के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला प्रमेय था 6.1, जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं, ये था यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसे ही थेल्स प्रमेय कहा जाता है। यानी इस प्रमेय का कहने का अर्थ है कि जैसा कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, जैसे यहाँ पर BC भुजा है, इसके समांतर अगर कोई रेखा खींचेंगे, जैसे यहाँ पर D हमने रेखा खींचा है, तो ये भुजा अगर इन दो भुजाओं को किसी बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करता है तो इसका अनुपात यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात ये क्या होता है? बराबर होता है। तो इसको हम लोगों ने पहले से ही प्रूव्ड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद प्रमेय नंबर 2 था यानी थेल्स प्रमेय का विलोम। ये क्या कहता था? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। यानी थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी उसका उल्टा हो गया, क्योंकि वहाँ पर कहा गया था कि अगर एक भुजा के समांतर अन्य रेखा खींची जाए तो ये भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर ये समान भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है तो अगर ये दोनों रेखा क्या होता है? अगर समांतर, यानी DE समांतर हो जाएगा BC। उसके बाद प्रमेय 6.3 है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप को हम लोग इस प्रकार से सूचित करते हैं। तो प्रमेय 6.3 कह रहा है
कि अगर दो त्रिभुज है और इसका संगत कोण बराबर है, यानी कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर अगर कोण आर है तो इसका संगत भुजा भी बराबर होगा और इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग प्रमेय 6.4 पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि इस चैप्टर में 6.6 तक फार्मूला है, यानी 6 फार्मूला है, यानी जो प्रमेय है 6 प्रमेय है। तो यहाँ पर 6.4 प्रमेय है, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी प्रश्न में बोला गया है कि अगर इसका तीनों भुजा एक दूसरे यानी इसका तीनों भुजा अगर समानुपाती होता है और आपस में बराबर होता है तो इसका संगत कोण और संगत भुजा बराबर होना चाहिए। इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो इसको हम लोगों ने पहले के पिछले वीडियो में प्रूव किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद प्रमेय 6.5 करते हैं। प्रमेय 6.5 है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इनके कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी एक प्रश्न में बोला जा रहा है कि ये त्रिभुज है और इसके संगत कोण बराबर है और इसका भुजा भी बराबर है, तो हमको सिद्ध करना है कि ये समरूप है। और उसके बाद प्रमेय 6.6 पढ़ते हैं। प्रमेय 6.6 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर दो त्रिभुज अगर समरूप है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात इसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी ए बी बाय पी क्यू ये बराबर होना चाहिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बाय इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको जितने भी फार्मूला है यानी प्रमेय है सॉरी, इसको आपको सभी याद होना चाहिए और इसको प्रूव करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि ये प्रमेय बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये 5 नंबर में पूछा जाता है। जैसे कि हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी प्रकार इसका ये वही है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो वही पाइथागोरस हमको प्रमेय सिद्ध करना है और इसका विलोम यानी 6.8 हो जाएगा कि अगर ये कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर अगर बराबर है तो सिद्ध करें कि ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर ही त्रिभुज नामक चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसमें कुल प्रमेय 8 है यानी 6.8 तक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रमेय को याद कर लीजिएगा और इसको सिद्ध करने के लिए आना चाहिए। और ये प्रमेय कोई ना कोई हर बोर्ड एग्जाम में एक पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने त्रिभुज तक कर लिया है। उसके बाद अगला चैप्टर क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति से जितने भी फार्मूला आते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, तो इसमें बहुत कम ही फार्मूला है, जो कि यह भी चैप्टर बहुत ही एग्जाम है और इस चैप्टर से लगभग बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर तक प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला क्या था, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो ये होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। उसके बाद दूसरा फार्मूला इसमें क्या था, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, तो ये विभाजन सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कोमा ये होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग यह चैप्टर पढ़े होंगे तो इस सभी फार्मूला के बारे में जानते होंगे। अभी हम लोग फार्मूला का सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर फार्मूला लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या था, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो ये होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक को हम लोग 3 लाइन से सूचित करते हैं। तो ये क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई ये 2 के बराबर होता है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 1/2 इंटू x1 इंटू
y2 माइनस y1 y3 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y2 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 के ये बराबर होता है। यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेंगे और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 लिख देंगे, जिस प्रकार, और यहाँ पर इस प्रकार चलेंगे। अगर यहाँ पर 1 दिए हैं तो 1 के बाद क्या आएगा 2 और उसके बाद 3 आएगा। तो यहाँ पर x1 और यहाँ पर ब्रैकेट में दिए हैं x2 माइनस y3। उसी प्रकार यहाँ पर एक कर लिए हैं, उसके बाद दूसरा चलेंगे तो यहाँ पर 2 दिए हैं तो उसके बाद 3 और उसके बाद 1 देंगे। तो यही इसका याद करने का ट्रिक है। तो निर्देशांक ज्यामिति में मात्र यही 4 फॉर्मूला था जिसको हम लोगों ने अभी यहाँ पर अध्ययन कर लिया। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति के बाद क्या आता है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति कौन सा चैप्टर है, तो ये 8वां चैप्टर है, त्रिकोणमिति। तो इसमें हम लोगों ने जाना था कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, साइन। तो वो कौन कौन होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक होता है। और यहाँ पर अगर थीटा लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ पर ये टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, और यहाँ पर कॉसेक थीटा हो जाता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, यानी साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी पी बाय एच होता है, कॉस थीटा का बी बाय एच और टेन थीटा का पी बाय बी होता है। और कॉट थीटा यानी इसका उल्टा होता है, यानी टेन थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा बी बाय पी हो जाएगा। और टेन थीटा, सॉरी सेक थीटा ये कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा एच बाय पी। और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ये एच बाय पी हो जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है लक लक अक ला, यानी व से हो जाएगा आधार, यानी इसका ट्रिक हम आपको बताते हैं अभी। तो यानी इसका ट्रिक होता है लाल बटा काका। तो यहाँ पर इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, लॉ से हो जाएगा लंब और कॉस से हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पर साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण, और उसी प्रकार कॉस थीटा का फार्मूला यहाँ पर ये हो जाएगा आ, और यहाँ पर क्या है क। तो आ बटा क यानी आधार बटा ये कर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार अगर टेन थीटा का फार्मूला निकालना रहेगा तो यहाँ पर ये क्या है, लंब बटा आ से क्या हो जाएगा आधार, तो लंब बटा आधार यानी पी बाय बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये आपको याद ही होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने 3 फार्मूला के बारे में जाना था, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये किसके बराबर होता है 1। और यहाँ पर दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 के बराबर था। और यहाँ पर तीसरा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर था 1 के बराबर था। यही क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला था। और उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि साइन साइन किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक का, और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, और टेन कॉट का उल्टा होता है। इसलिए यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा लिख सकते थे। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा क्या है, इधर भाग में, इधर आएगा तो गुना में, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है। उसी प्रकार यहाँ पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये 1 के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने त्रिकोणमिति मान के बारे में पढ़ा था, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में जाना था, यानी कॉस, सॉरी यहाँ पर साइन, कॉस और टेन के बारे में जाना था। तो यहाँ पर इन तीनों का मान हम यहाँ पर लिख देते हैं और इसका उल्टा कर दीजिएगा। तो यहाँ पर साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और सेक का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है तो कॉट होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, और 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, और 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है ये √3/2 होता है। और यहाँ पर सिर्फ 2 हो जाएगा, √3/2, और 90 डिग्री का मान 1 होता है। और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, और 30 डिग्री का मान √3/2, और 45 डिग्री का मान सेम ही रहता है, और 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाता है, और इसका मान 0। और tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3, और 45 डिग्री का मान 1, और 60 डिग्री का मान होता है √3, और 0 डिग्री का मान होता है अनडिफाइंड। तो इसका उल्टा कर देंगे तो हम लोग साइन को कॉसेक में बदल देंगे, और उसके बाद कॉस को सेक में, और टैन को कॉट में। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहीं पर
जो 8वां चैप्टर था त्रिकोणमिति, ये यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद 9वां चैप्टर क्या था कि त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो इसमें हम लोग अगर वह यानी चैप्टर नंबर 8 अगर उतना मजबूत भी नहीं है तो इस चैप्टर में हम लोग पकड़ बना सकते थे, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही फार्मूला के बारे में चर्चा होता था, जो कि है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है, और कॉस थीटा b/h, और टेन थीटा ये कितना होता है, तो ये होता है p/h। अगर आप यह ही तीनों फार्मूला याद होता तो यानी इस चैप्टर यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग या आसानी से आप लोग हल कर पाते। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं था, और इसमें 2 कोण के बारे में बताया गया था, एक था उन्नयन कोण और दूसरा क्या था, अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण जब वस्तु ऊपर होता है तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं, और जब वस्तु नीचे होता है तो उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें कोई फार्मूला नहीं था। उसके बाद 10 नंबर चैप्टर क्या है, वृत्त है। तो अब हम लोग वृत्त के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर लेसन क्या है 10, जिसका नाम क्या है वृत्त, जिसको इंग्लिश में हम लोग सर्कल कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला इसमें हमको पढ़ना पड़ता है छेदक रेखा, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग सेक्टर कहते हैं। तो छेदक रेखा यानी नाम से स्पष्ट है कि छेद करेगा, यानी उसमें काटेगा। तो छेदक रेखा किसे कहते हैं, तो वैसी रेखाएं जो वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे छेदक रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक वृत्त है और ये रेखा 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी इसका नाम दे दिए हैं ए और बी। तो एक वृत्त का अनंत छेदक रेखा होता है, क्योंकि एक वृत्त को हम लोग कई बार इसको यानी छेद सकते हैं यानी रेखा से। उसके बाद दूसरा रेखा होता है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा नाम से ही स्पष्ट है, सिर्फ स्पर्श करेगा, यानी वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करेगा, उसे ही स्पर्श रेखा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं। उसके बाद यानी इसमें लिखे हैं हम लोगों ने, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है, यानी वृत्त के किसी एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होती है। और उसके बाद यहाँ पर इसका दूसरा पॉइंट है, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी एक वृत्त पर हम लोग अनंत बना सकते हैं, यहीं पर बना सकते हैं और यहीं पर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा है, एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी एक वृत्त में सिर्फ 2 ही समांतर रेखाएं हो सकती है। और यहाँ पर प्रमेय जो 10.1 है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका हमने पहले ही वीडियो बना लिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी इसका देख सकते हैं। तो ये प्रमेय 10.1 है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी जैसे कि ये स्पर्श रेखा है, यहाँ पर त्रिज्या बनाएंगे तो ये हमको सिद्ध करना है कि ये लंब होती है। और उसके बाद प्रमेय 10.2 है, बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई बराबर होती है, यानी अगर किसी दूसरे बिंदु पर अगर रेखा खींचते हैं तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई यानी AP और BP बराबर होता है, इसी को हम लोग को सिद्ध करना है। उसके बाद यहीं पर वृत्त चैप्टर खत्म होता है, और उसके बाद क्या था 11वां चैप्टर, तो वो था रचनाएं। तो रचनाएं में कोई भी फार्मूला नहीं था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो नाम से ही स्पष्ट है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल के बारे में जानेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पर वृत्त कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक निश्चित बिंदु है, इसके चारों ओर जितना भी बिंदु है, अगर इस प्रकार की आकृति बनता है तो उसे ही क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त यानी केंद्र से और यहाँ पर जो चाप होता है वहाँ की लंबाई को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, इसको R से सूचित करते हैं। और यहाँ पर वृत्त में सबसे बड़ी यानी जो जीवा होता है वो क्या होता है, जीवा, यानी अगर वृत्त को किसी 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो उसे जीवा कहा जाता है। और जीवा जो सबसे बड़ी जीवा होता है उसे व्यास कहते हैं, जिसको हम लोग D से सूचित करते हैं। और D और R में क्या संबंध है, यानी जो त्रिज्या होता है वो व्यास की आधी होता है, यानी R = D/2 होता है। उसके बाद हम लोगों ने त्रिज्यखंड के बारे में जाना था, जिसको इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, अगर वृत्त का केंद्र और इसके चाप के बीच में जो भी क्षेत्रफल बनता है इसे त्रिज्यखंड कहता है। अगर यहाँ पर छोटा बनता है तो इसे लघु, अगर बड़ा बनता है तो दीर्घ। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने को लिए कहा जाए तो इसका क्षेत्रफल होता है, इसका सूत्र होता है θ/360 × π/2। अगर लघु त्रिज्यखंड के लिए कहा जाता है तो ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए कहा जाता है तो यहाँ पर 360 - θ उसमें घटा देंगे, बाय 360
360 डिग्री इंटू पाई बाय पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पर त्रिज्यखंड के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना था। और उसके बाद लास्ट क्या है, तो लास्ट जो होता है वृत्तखंड, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है पाई थीटा इंटू बाय 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, यानी आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, जहाँ पर एक साइन थीटा अगर यहाँ पर साइन 120 डिग्री का मान अगर यहाँ पर आ जाए तो वहाँ पर इसको तोड़कर आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो वहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। तो यहीं पर क्या होता है, जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल था वो समाप्त होता है। उसके बाद क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में सबसे पहले हम लोग घनाभ के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग क्यूबाइड कहते हैं। तो घनाभ को इंग्लिश में क्यूबाइड कहते हैं। तो घनाभ किसे कहते हैं, तो वैसा ठोस आकृति जो 6 आयताकार सतहों से घिरी होती है। तो इसमें सतह कितना होता है 6 होता है, और किससे बना होता है, तो आयत से बना होता है। इसकी ऊंचाई को एस से सूचित करते हैं, और चौड़ाई को बी से, और लंबाई को एल से सूचित करते हैं। तो इसका जितना भी फार्मूला है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका सबसे पहला फार्मूला है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। उसके बाद घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी होता है। और यहाँ पर अगर घनाभ का विकर्ण पूछा जाए तो ये होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर होता है। उसके बाद अगर आयतन पूछा जाए तो यानी इसका तीनों भुजाओं का गुणनफल होता है, यानी एल इंटू बी इंटू एच होता है। अगर उसके बाद घनाभ का किनारों की लंबाई पूछा जाए तो यहाँ घनाभ में कितने किनारे होते हैं 4, और उसके बाद तीनों भुजाओं का योगफल कर देंगे, यानी 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच कर देंगे। उसके बाद घन आता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्यूब कहते हैं। तो क्यूब का परिभाषा हो जाएगा वैसी ठोस आकृति जो 6 वर्गाकार सतहों से घिरी होती है, उसे क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होती है 4, सतहों या फलकों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर इसमें सतहों या फलकों की संख्या 6 होती है। और यहाँ पर शीर्षों की संख्या कितनी होती है 8 होती है, और किनारों की संख्या इसमें 12 होती है। अगर यहाँ पर घन का किनारे निकालने के लिए कहा जाए तो ये 12 इंटू 1 कर देंगे। अगर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो 6 इंटू ए स्क्वायर कर देंगे। और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 ए स्क्वायर होता है। अगर घन का विकर्णों की लंबाई पूछा जाए तो ये होता है अंडर रूट ऑफ 3 ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ अंडर रूट यानी अंडर रूट ऑफ 3 इंटू ए हो जाएगा, यानी घन का विकर्णों की लंबाई। उसके बाद घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है ए क्यूब। उसके बाद आता है बेलन, तो जिसको इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। तो बेलन का परिभाषा क्या होता है, जब किसी आयत को उसके एक भुजा के चारों ओर घुमाया जाता है तो जिस ठोस आकृति का निर्माण होता है उसे ही क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। तो बेलन का आधार की परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर। बेलन का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। और उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। उसके बाद बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो उसके बाद शंकु आता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्यून कहते हैं। तो शंकु क्या कहते हैं, जब एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से किन्हीं एक भुजाओं को स्थिर करके उनके चारों ओर घुमाने से जिस ठोस आकृति का निर्माण होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। यानी अगर एक समकोण त्रिभुज है उसकी एक भुजा को स्थिर कर उसके चारों ओर घुमा देंगे, जिस ठोस आकृति का निर्माण होता है उसे ही शंकु कहते हैं। तो शंकु में जो इसकी लंबाई होती है यहाँ पर इसको हम लोग एल से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा ऊंचाई, और ये त्रिज्या। तो तिरछी ऊंचाई का सूत्र क्या होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। उसके बाद शंकु की आधार की परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर। और शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और जो शंकु होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर इंटू एल होता है। और यहाँ पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
पाई इंटू आर इंटू एल प्लस आर प्लस एल होता है। उसके बाद शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच होता है। उसके बाद हम लोगों ने गोला के बारे में पढ़ा था। तो गोला में इसका क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। और उसका आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पर गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है। और इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोला, अर्धगोला नाम से ये स्पष्ट है कि उसका आधा, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर अर्धगोला इस प्रकार बनता है। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर एक वृत्त है तो इसको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और इसका आयतन क्या होता है, तो 2/3 इंटू पाई आर क्यूब होता है। तो इतना ही जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन था, इसमें इतना ही फार्मूला था, जो कि चैप्टर कितना था, तो 13 था। तो इस सभी फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद 14वां चैप्टर क्या है, तो 14वां चैप्टर है सांख्यिकी। तो इसमें हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना होता है, तो माध्य। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो माध्य का फार्मूला होता है सभी परीक्षणों का योगफल बटा परीक्षणों की कुल संख्या। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी उसके बाद 2 नंबर में क्या आता है, माध्यक। माध्य अलग होता है और माध्यक अलग होता है। तो माध्यक बराबर क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच होता है। तो यहाँ पर माध्यक का फार्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच होता है। जहाँ में ये L क्या होता है, तो ये होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। जैसे कि यहाँ पर अगर 10 20 रहेगा, 10 यहाँ पर 30 है, तो माध्यिका वर्ग की अगर ये निम्न सीमा, यानी यहाँ पर L का मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने लिया है। उसके बाद n/2 है, तो n/2 क्या होता है, बारंबारताओं का योगफल बटा 2, यानी सिग्मा एफ बाय 2 होता है। यानी बारंबारताओं का योगफल बाय 2 है। और उसके बाद सी एफ, ये क्या होता है, तो ये होता है माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं संचयी बारंबारता कहते हैं। और उसके बाद एफ क्या होता है, तो एफ होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और उसके बाद यहाँ पर एच क्या है, यानी जैसे यहाँ पर 10 और 30 लिया है, तो इसके बीच का अंतर कितना है 10। तो ये होता है वर्ग आमाप या वर्ग की चौड़ाई, यानी इसके बीच का अंतर कितना है 10। तो यहाँ पर इसका एच का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माध्यिका के बाद क्या आता है, तो उसके बाद आता है बहुलक। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर L है तो यहाँ पर भी L आएगा। और यहाँ पर F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू यहाँ पर H आता है। यहाँ पर L क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगा। और यहाँ पर F1 हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की बारंबारता, और F1 हो जाएगा यहाँ पर उसके नीचे की वही बारंबारता हो जाएगा, और F2 हो जाएगा उसके नीचे की बारंबारता, और ये क्या हो जाएगा वर्ग की चौड़ाई हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ा था कि माध्य निकालने का 3 विधि होता है, जिसमें सबसे पहला होता है इसका फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। और उसके बाद दूसरा विधि होता है कल्पित माध्य विधि, और इसमें ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ होता है। और उसके बाद तीसरा होता है पग विचलन विधि, ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू एच होता है। और उसके बाद हम लोगों ने ये सूत्र पढ़ा था कि बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य होता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहीं पर ये सांख्यिकी में जितना भी फार्मूला था इसको भी हम लोगों ने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। उसके बाद लास्ट नंबर चैप्टर क्या है, तो लास्ट नंबर चैप्टर है ये है प्रायिकता। ये लेसन कितना है 15, जो कि लास्ट है। इसको हिंदी में प्रायिकता और इंग्लिश में क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रायिकता एक अवधारणा है जो किसी घटना के घटित होने की निश्चितता को अंकित मान को दर्शाता है। यानी प्रायिकता एक अवधारणा है जो किसी घटना अगर घटित होता है तो उसका कितना % चांस है कि घटना होगा या नहीं होगा,
उसके मान को दर्शाता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो यहाँ पर प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, तो जिसे इसका सबसे पहला है प्रयोग। तो प्रयोग किसे कहते हैं, ऐसा क्रियाकलाप जिसमें पूर्ण रूपेण परिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी अगर अगर कोई भी ऐसा पद है जिसका परिभाषा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोग। उसे प्रयोग कहते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रयोग निम्न हैं। जैसे एक सिक्का को उछालेंगे तो यहाँ पर दो ही घटना हो सकता है, या तो हेड आवे या तो टेल आवे, यानी भारत या तो पैसा आ सकता है। और इसमें कुल परिणामों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। और जो घटना होता है यानी प्रायिकता का घटना, ये 2 प्रकार का होता है, एक संभव घटना और एक असंभव। यानी संभव घटना किसे कहते हैं, जिस घटना की प्रायिकता 1 होती है उसे संभव घटना कहते हैं। तो संभव घटना निश्चित घटना या निर्धारित घटना भी कहा जाता है। और असंभव घटना, जिस घटना की प्रायिकता 0 होती है उसे असंभव घटना कहते हैं। और जो प्रायिकता होता है इसका मान 0 के बराबर या 0 से अधिक लेकिन 1 से छोटी होती है। परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा प्रायिकता का मान संभव है। जैसे यहाँ पर 0.1 दे देता है और यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर 2 देता है। तो प्रायिकता का मान कौन सा संभव नहीं है, तो ये 2 संभव नहीं है, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक के बीच होता है। और इसमें जो लास्ट फार्मूला होता है, यानी प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, तो प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यही क्या होता है, फार्मूला होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैप्टर 1 से लेकर 15वां चैप्टर तक जितना भी मैथ का फार्मूला था, सभी फार्मूला आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे। अगर इस सभी फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा तो इस फार्मूला से लगभग 20 से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सिर्फ फार्मूला से रिलेटिव पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।